नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसपी संजय में। एमपीपीएससी 2020 की डेट आ गई है जो 11 अप्रैल 2021 को पेपर होना है। तो एमपीपीएससी के प्री में जब आप 10वें नंबर पर देखेंगे तो उसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्था करके आयोगों के बारे में पूछने की सिलेबस दिया गया है। तो ये प्री में आयोग पूछे जाएंगे जिनमें भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ये विभिन्न प्रकार के आयोग आपके प्री में पूछे जाने। साथ में जीएस पेपर सेकंड में भी जो इकाई नंबर 2 है उसके तहत बहुत सारे आयोग की चर्चा की है। तो मतलब मेंस में भी आयोग पूछे जाने। तो मैं आपको एमपीपीएससी प्री 2020 में जो आयोग आने हैं, जो सिलेबस में दी है, उनको एक एक करके पढ़ाएंगे। तो आप जुड़े रहिए जीएस संजय के साथ और एक एक वीडियो को आप आराम से देखिए। तो 2020 में जो आयोग से 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम भारत का निर्वाचन आयोग की चर्चा करेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग को अपन कैसे समझेंगे? जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है ना, ECI, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाता है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसका गठन कब हुआ, है ना, इसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार से इसमें अध्यक्ष होते हैं, कौन से सदस्य होते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है, संरचना में पढ़ेंगे। साथ में भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, है ना, कार्य से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो कार्य क्या होते हैं। साथ में महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें अपन क्या करेंगे, फैक्ट्स पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे जो भारत के निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए हैं। जैसे भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन थे, भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें कि वर्तमान में कौन हाईलाइट में रहा, करंट अफेयर में कैसी चीजें हैं, ये अपन महत्वपूर्ण बिंदुओं में पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि गठन कब हुआ। जो आपको याद रखना है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग का तात्पर्य होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया। मतलब जब संविधान बन रहा था और जिस आयोग को संविधान बनने के समय उसमें संविधान में उसको लिखा गया, उसके बारे में चर्चा की गई, उसे संवैधानिक आयोग कहते हैं और एक इसको अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक आयोग है ना। तो क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। तो संविधान के भाग 15 में, किसमें? संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 324 से लेकर 329 तक। कहां तक? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो निर्वाचन के संबंध में चर्चा की गई है। लेकिन जो 324 है उसमें भारत के निर्वाचन आयोग की मुख्य रूप से चर्चा है। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। तो आपसे पूछा जा सकता है, इसकी गठन की बात करें तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। एक बात याद रखनी है। तो अपन ने क्या क्या चीजें सीखी? गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। कौन सा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। संविधान के किस भाग में भारत के निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है? भाग 15 में की गई। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक निर्वाचन के बारे में बताया गया है? 324 से लेकर 329 तक। और भारत के निर्वाचन आयोग की मुख्य रूप से बात कहां की गई है? 324 में की गई है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एमपीपीएससी 2020 में कि भारत के निर्वाचन आयोग की उल्लेख, या भारत का निर्वाचन आयोग भारत के संविधान में किस भाग में है? तो किस भाग में है? 15। किस अनुच्छेद में है? तो 324। अब अपन देखते हैं कि जो संरचना है भारत के निर्वाचन आयोग की वो क्या है। अब संरचना की बात करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की जो संरचना है, वर्तमान संरचना 3 सदस्यीय दल है। वर्तमान में कितना सदस्यीय दल है? 3 सदस्यीय दल है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, है ना। चीफ इलेक्शन कमीशन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है सुनील अरोड़ा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में सुनील अरोड़ा है ना। और एक निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। एक कौन है? राजीव कुमार। और दूसरे कौन से हैं? सुशील चंद्र। तो ये 3 लोग हैं। तो वर्तमान में अगर हम संरचना की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय दल है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है और 2 निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और
सुशील चंद्रा हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। जब संविधान का निर्माण हुआ और संविधान में जब भारतीय निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई तो उसमें बोला गया था कि यह एक सदस्यीय दल होगा जिसे राष्ट्रपति के अनुसार इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इसकी संरचना में बदलाव के लिए देखो 1950 से लेके 1989 तक एक सदस्यीय दल रहा, लेकिन 1989 में यह 3 सदस्यीय कर दिया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आपसे पूछा जाए भारत निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की संख्या परिवर्तन कौन कर सकता है, वृद्धि कौन कर सकता है, कमी कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो 1950 से लेकर लगभग 40 वर्ष तक 1989 तक एक सदस्यीय रहा, लेकिन 1989 में 3 सदस्यीय कर दिया गया। फिर 1990 में एक सदस्यीय कर दिया गया। लेकिन जो वर्तमान संरचना है वह 1993 से लागू है और इसमें 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत निर्वाचन आयोग की संरचना एक सी रही हो, यह समय के अनुसार बदलती रही है और वर्तमान संरचना 1993 से लागू है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। तो अपन इनकी नियुक्ति की बात करें, किसकी? जो निर्वाचन आयुक्त हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे निर्वाचन आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाती है उनमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता का उस प्रकार से विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन जिसने भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य किया है, चाहे वो आईएफएस के पद पे हो, आईआरएस के, आईएएस के, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जो मतलब तो योग्यता में जिसने प्रशासनिक जो प्रशासनिक पद हैं, जो आईआरएस, आईएफएस, आईएएस, इन पर कार्य किया उनके लिए निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो भारत में बना दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब इनकी पदावधि देखें। पदावधि मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? तो इनकी पद अवधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष। मतलब अगर जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है वो 65 वर्ष का पहले हो जाए या उसका कार्य करते हुए निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य करते 6 वर्ष हो जाए, जो चीज पहले हो जाएगी, चाहे 65 वर्ष चाहे 6 वर्ष, तो उसकी क्या हो जाएगी? उसको रिटायर होना पड़ेगा। तो इनकी पदावधि 65 वर्ष तक रहेगी या 6 वर्ष तक? उदाहरण के लिए जो व्यक्ति 63 साल में शुरू करता है उसके लिए 2 वर्ष का जॉब कम्यता मिलेगा, मतलब उसके लिए 65 वर्ष पहले हो जाएंगे, और जो 59 वर्ष में शुरू करेगा उसको 6 वर्ष तक वो जॉब कर सकता है। तो पदावधि है 65 वर्ष या 6 वर्ष, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगर इनके वेतन की बात करें तो इनका वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके बराबर इनको वेतन मिलता है ना, उनके बराबर इनको वेतन मिलता है। और देखो अब क्या है कि जो भी संवैधानिक पद होते हैं उनको पद से हटाने की बात की जाती है। तो इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको पद से जो सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार ही संसद हटा सकती है ना। ये आपको याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है उसी अनुसार संसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकती है। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनको इसकी सलाह पर राष्ट्रपति को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त सलाह दे दे कि आपको अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, तो राष्ट्रपति उनको हटा देता है। तो जो पद के लिए संविधान में गारंटी दी गई है वो सिर्फ किसके लिए दी गई है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए दी गई। और किसके समान सुरक्षा दी गई? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दी गई है। और संसद इसको जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाता है उसी प्रकार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाता है? तो इसमें लोकसभा में भी विशेष बहुमत चाहिए, उपस्थित व मत देने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए, राज्यसभा में 2/3 या विशेष बहुमत चाहिए 2/3, उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। मतलब विशेष बहुमत से लोकसभा में पारित होना चाहिए
कि इनको हटाना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्यसभा में वोट आना चाहिए विशेष बहुमत से, फिर राष्ट्रपति की अनुमति होना चाहिए, तब जाके भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया नहीं गया है। अब हम बात करते हैं कि इनके अपन संरचना में याद क्या रखना है। वर्तमान में 3 सदस्यीय दल है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योग्यता क्या है? प्रशासनिक पद पर कार्य किया हो। पद अवधि क्या है? 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो पहले हो जाए उसके अनुसार इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार हटाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, वो फंसाने की कोशिश करें कि भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के लिखे जाने के समय से 3 सदस्यीय दल रहा है। कितने सदस्यीय दल है? वो 1 सदस्यीय दल रहा है। एक याद रखना है, जब संविधान का निर्माण हुआ था तब वो 1 सदस्यीय दल था 1989 तक। 1989 में 3 सदस्यीय बना, 1990 में फिर 1 सदस्य हो गया, और वर्तमान संरचना 1993 से लागू है। अब देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। देखो, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान में अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग की कल्पना की गई थी, या उसके स्थापना की बात कही गई थी। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 324 में है, इसका मुख्य कार्य तो क्या है? इसका सबसे प्रमुख कार्य है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करना। उसी से जुड़े ये कार्य, ये जो कार्य दिए गए उसी से जुड़ते हैं। मतलब कि आपसे पूछा जाए भारत, जैसे कि मेंस में एमपीपीएससी के मेंस में पूछ सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना क्यों की गई, तो आपको याद रखना है कि भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। तो इसके प्रमुख कार्य चुनाव कराना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, जिसे वोटर लिस्ट में 22 मताधिकार की बात कही गई है भारतीय संविधान में, और अनुच्छेद 326 कहता है, अनुच्छेद 326 है, जिसे राइट टू वोट भी कहा जाता है। राइट टू वोट मतलब अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर व्यक्ति वोट मताधिकार होगा। मतलब जब आप वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष, मतलब अनुच्छेद 326 कहता है कि जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए वह वोट देने का अधिकार रखता है। तो जो वोट राइट टू वोट है, मतलब वोट देने का जो अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। तो 326 के अनुसार तो निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतलब कौन लोग वोट दे सकते हैं, मतलब जो क्या करते हैं जब चुनाव आता है, तो जब जो भारत का निर्वाचन आयोग, तो किन लोगों को, नए लोगों को निर्वाचन या वोटर लिस्ट में शामिल करना, जिनकी मृत्यु हो गई है उनको हटाना, जो कहीं और निवास करने लगे हैं उनको इधर की वोटर लिस्ट उधर की वोटर लिस्ट में जोड़ना। तो ये जो सारे काम है, निर्वाचन नामावली को तैयार करना या वोटर लिस्ट को तैयार करना, ये काम भी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, मतलब जो राजनीतिक दल बनाए जाते हैं और जो वर्तमान में राजनीतिक दल है उनका जो पंजीकरण करता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो पंजीकरण करने जब, क्योंकि भारत निष्पक्ष चुनाव स्वतंत्र चुनाव कराना है, तो जब आप राजनीतिक दलों को पंजीकृत करेंगे, फिर उनको चुनाव चिन्ह, राजनीतिक दलों का चिन्ह आवंटन करना कि किस दल के पास क्या चिन्ह रहेगा। अगर चुनाव चिन्ह जब पार्टी टूटती है तो चुनाव चिन्ह के आरक्षित करने का मुद्दा आता है, तो वो भी कौन सुलझाता है? भारत का निर्वाचन आयोग सुलझाता है। आचार संहिता लागू करना, जब चुनाव शुरू होता है तो चुनाव की तिथि की घोषणा भी कौन करता है? चुनाव की तिथि की घोषणा भी मुख्य निर्वाचन आयोग करता है। तिथि की घोषणा मतलब किस चुनाव कब होंगे इसकी घोषणा करता है। उसके बाद आचार संहिता लागू करने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग जब भारत में चुनाव होता है तो सारे जो अधिकारी होते हैं वो किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? निर्वाचन आयोग के, भारत के निर्वाचन आयोग के अंदर काम करते हैं। और वो जो आचार संहिता मतलब जिससे आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए उसको आचार संहिता कहते हैं। जिसमें प्रचार की लिमिट तय की जाती है, किस प्रकार प्रचार किया जाएगा, किन चीजों का उपयोग किया जा सकता है, किन का नहीं किया जा सकता, कब तक प्रचार किया जा सकता है, पैसे बांटे जा सकते हैं कि नहीं बांटे जा सकते, वो जो चीजें हैं वो आचार संहिता के तहत आती हैं और उसको लागू करने का कार्य भी भारत के
निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए विभिन्न कार्य करता है, जिसमें वो निर्वाचन वोटर लिस्ट तैयार करता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, उन्हें चुनाव चिन्ह देता है, आचार संहिता लागू करता है, चुनाव की तिथि लागू करता है। साथ में एक बात याद रखना है कि भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा के चुनाव कराता है, राज्यसभा के चुनाव कराता है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के चुनाव कराता है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, विभिन्न राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी कराता है ना। और राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए की गई थी। तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्य थे। अब देखते हैं भारत के निर्वाचन आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एमपीपीएससी 2020 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब भारत के निर्वाचन आयोग से महत्वपूर्ण बिंदु जो एमपीपीएससी 2020 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो स्थापना कब हुई थी भारत निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? 25 जनवरी 1950, है ना। इसी के तहत अपन इसको क्या बोल रहे हैं, यह कौन सा आयोग है? संवैधानिक आयोग है ना। स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। देखो मध्य प्रदेश पीएससी में कई बार प्रथम व्यक्ति पूछा जाता है, तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इनका जो समय था, इनकी जो नियुक्ति थी 1950 से लेकर 1958 तक थी। उस समय क्योंकि पहले चुनाव 1951-52 में हुए थे, तो 6 वर्ष और वो जो 65 वर्ष वाला इनकी कार्यकाल पर लागू उस तरीके से दिखाई नहीं देता। नेशनल वोटर डे, देखो क्या हुआ था कि 25 जनवरी को हुआ था निर्वाचन आयोग का गठन, तो इसी को 2012 से सन 2012 से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को 2012 से मनाया जाने लगा। आपसे पूछा जाए मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन स्थापना हुई थी भारत निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। राइट टू वोट मतदान देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में बताया गया है। 326 में बताया गया है कि राइट टू वोट है। ईवीएम का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन होती है जो ईवीएम, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में, इससे पहले लोकसभा चुनाव में वर्तमान भाजपा सरकार पर आरोप लगे हैं कि वो ईवीएम को हैक करते हैं। तो ईवीएम का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका प्रथम प्रयोग भारत में 1998 में हुआ था। 1998 में राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर, दिल्ली की 6 और मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर। एक प्रकार से ईवीएम का जब सबसे प्रथम प्रयोग हुआ 1998 तो उस मध्य प्रदेश की 5 विधानसभा सीटें भी शामिल थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? तो 1998 में किया गया। किन किन राज्यों में? राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में किया गया। लेकिन पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किसी राज्य में कब किया गया? 1999 में गोवा में। तो ईवीएम जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोला जाता है, उसका पूर्ण रूप से प्रयोग 1999 में गोवा में किया गया था। देखो मैं ईवीएम का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, निर्वाचन आयोग है जो भारत का, उसी के द्वारा चुनाव कराया जाता है। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वोट जिस मशीन पर डाली जाती है वो ईवीएम। और पिछले कुछ वर्षों में ये हाईलाइट में भी रहा है। तो इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, प्रथम प्रयोग 1998, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, और पूर्ण रूप से 1999 गोवा में हुआ। और वर्तमान जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसमें भी पूर्ण रूप से किसका प्रयोग हुआ था? ईवीएम का प्रयोग हुआ था। निर्वाचन आयोग या चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था भारत में, 61वां संशोधन 1988 में, जिसमें वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपसे पूछा जाए मतदान की दिवस किस संशोधन के द्वारा घटाई गई? तो कितने वर्ष से कितने वर्ष की गई? 21 से 18 वर्ष की गई। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। कब संशोधन हुआ? 61वां संशोधन हुआ 1988 में। 1988 में संशोधन हुआ था। तो मतदान की जो उम्र थी वो भारत में परिवर्तित कर दी गई थी 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो निर्वाचन आयोग के बारे में अपन ने पढ़ा। भारत का निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 की होती है। इसका मुख्य कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ। नमस्कार। और एमपीपीएससी में जो आयोग आने हैं उनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।